हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 6 से रे ऑप्टिक्स चल रहा है। आज बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर का एक ऐसा पार्ट जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उसको हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। दो तरह की होती हैं, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। आप देखिए ये स्फीयर है, इसका ये सामने का जो पार्ट है ये स्फेरिकल पार्ट होगा। अगर ये कॉन्वेक्स पार्ट टुवर्ड्स रेयर मीडियम है तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और अगर कॉनकेव पार्ट, ये पार्ट कॉनकेव पार्ट अगर ये है टुवर्ड्स रेयर मीडियम तो ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। दो तरह के होंगे, बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखिए मैंने बताया कि एक जो है ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कैसा होगा मैंने बताया आप लोगों को कि जिसका कॉन्वेक्स पार्ट ये टुवर्ड्स रेयर मीडियम है। सपोज ये ग्लास का बना हुआ है ये, और ये पार्ट स्फीयर का है सामने का, ठीक है भाई। तो ये जो है ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। मैंने बताया सेकंड ये है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होगा इसमें यहाँ तो ये वाला आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स पार्ट जो था वो था रेयर मीडियम तरफ, और ये डेंसर मीडियम है। और अगर इसका उल्टा आपने कर दिया कि ये पार्ट, ये पोर्शन कॉनकेव पोर्शन ये टुवर्ड्स रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर। सपोज ये एयर है और ये ग्लास है। ये एयर है और ये ग्लास है। तो ये दो हुए। अब इसमें जो ये पोर्शन, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो है, ये जो मिड पॉइंट है ये होता है पोल पी। ओके, जो मिड पॉइंट है ये होता है पॉइंट पी। उसके अलावा जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है जो जिसको सेंटर मानकर ये स्फीयर बनाया जाता है, ये होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है सी। आप देख रहे हैं ये जिस स्फीयर से बनाया गया है, जिसका ये पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये है सी। पी और सी को, पी और सी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ये लाइन, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। पी और सी को जो लाइन ज्वाइन करती है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ओके, और ये जो स्फीयर का पार्ट है एस पी एस डैश, एस पी एस डैश, ये आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल सरफेस है। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। पोल से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है ये इसकी
रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया पोल से लेके और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होती है ये होती है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो स्फेरिकल पेरीफेरी है ये, इसकी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसकी पेरीफेरी, इसका जो साइज है ये इसका अपर्चर होता है। समझ पा रहे होंगे, ज़रूरत नहीं लिखने की। ये है पोल, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो पेरीफेरी है, जो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो साइज़ है ये इसका अपर्चर है। साइन कन्वेंशन में यही कि पोल से आप डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, ये डिस्टेंसेस नेगेटिव, इस तरफ की, इस तरफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, आप जानते हैं सब पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें कि साइन कन्वेंशन अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है इसका। सो साइन कन्वेंशन से अगर आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, और फोकस भी इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यानी इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। जो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है इसका आप देख रहे हैं पोल से इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए इसका जो r होगा ये नेगेटिव साइन का होगा, इसलिए इसका जो फोकस होगा वो भी नेगेटिव होगा। बात समझ में मेरे ख्याल से आ रही होगी। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला। पहले ड्राइव करेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, तीनों में ड्राइव करना है, एक बार इसके लिए और दो बार इसके लिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और यहाँ पर रियल और वर्चुअल दोनों हो सकती हैं। तो ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग पहली बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। जो रे डायग्राम वगैरह है बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर रे डायग्राम गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। आप देखें कि हम लोग एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस बना रहे हैं। ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। जो कॉनकेव पोर्शन है ये हमारे पास है रेडियस तरफ। अगर ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये है। ओके, तो आप देखेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट होगा ये होगा पोल P, ये S डैश, ये हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होगा। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिस स्फीयर का ये पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये मिड पॉइंट ये पोल होगा, जिस स्फीयर से कट किया गया होगा इसको, ये पॉइंट जो होगा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, ये होगा, और ये इसकी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने ड्रॉ कर दी है। ये ड्रॉ कर दी है। अब आप लोग ये मानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग मानते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है O। जो ऑब्जेक्ट रखी है O पर, तो आप देखेंगे कि वो एयर से ग्लास में जाएगी। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ANG पढ़ चुके हैं आप लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब N2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसका मतलब N1, ये आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा। तो किसी भी रे के फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो रिफ्लेक्शन से बने चाहे रिफ्रैक्शन से बने, एटलीस्ट 2 रेज का होना बहुत ज़रूरी है। 2 रेज पार्टिसिपेट करेंगी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में, तो वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए एक रे तो चली जाएगी O से नॉर्मल डायरेक्शन में। आप देखिए कि ये सरकमफ्रेंस है और ये रेडियस है। जब रेडियल डायरेक्शन में जाएगी तो वो उस पर नॉर्मल होगी, और नॉर्मल जो रे जाती है वो बिना डिफ्लेक्शन ही पास हो जाया करती है, ये पास हो जाएगी। सेकंड रे चलेगी किसी और पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, तो ये O से A पर जाएगी, ये सेकंड रे गई। जो सेकंड रे जाएगी, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन जानने के, सपोज ये पॉइंट A है, इसकी पोजीशन जानने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब C से A को मिलाएंगे, आप जानते हैं कि ये रेडियस और ये सरकमफ्रेंस, तो हमेशा नॉर्मल होगी रेडियस उस पर, तो इस तरह से इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये CAN ये इस पर नॉर्मल होगा, ओके। और जब एयर से ग्लास में, इसका मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई लाइट रे एंटर करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाया करती है ये, तो ये AB डायरेक्शन में चली जाएगी, ये होगा। अगर इन रेस को आप आगे बढ़ाएंगे, इसको और इसको, तो ये कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन इस B को, जो B की तरफ जा रही है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉइंट I से आती हुई अपीयर होगी। इसलिए जो ये पॉइंट O थी, इसकी वर्चुअल इमेज जो बनेगी ये I पर बन जाएगी। समझ पा रहे होंगे। आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा I, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आप देखिए कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा R। तो जब इन दोनों रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा R। सही है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप देखें साइन कन्वेंशन से आप देखेंगे कि पोल से डिस्टेंस का मेज़रमेंट करेंगे। पोल से डिस्टेंस जब मेज़र करेंगे तो आप जानते हैं कि पोल से लेके और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है वो होती है U, लेकिन पोल से इधर है, इधर कैसी डिस्टेंस होती है माइनस की, तो ये होगा माइनस का U, ये डिस्टेंस होगी माइनस का U। फिर पोल से इमेज, ये इमेज तक की डिस्टेंस जो होगी इसको V कहते हैं, लेकिन इधर है इसलिए ये माइनस की V होगी। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है इसको हम R कहते हैं, इस तरफ है इसलिए माइनस का R होगा, ये होगा। आप ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट A से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाती है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, ये एंगल आप लोग मान लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो स्फीयर, जो ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, इसलिए अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें A से, तो ये परपेंडिकुलर जो आएगा ये आएगा AM। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट M है और जो पोल P है ये बहुत ही पास पास हैं, इसलिए अपर्चर स्मॉल होने की वजह से जो M और पॉइंट P होंगे ये बहुत ही पास पास होंगे, इसलिए जो डिस्टेंसेस का मेज़रमेंट हम लोग पोल से कर रहे हैं वो डिस्टेंसेस पॉइंट M से मेजर डिस्टेंसेस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगी। इसका मतलब कि PO, PI या PC जो होंगी वो MO, MI और MC के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगी, और इनकी वैल्यूज़ जो होंगी रेस्पेक्टिवली -U, -V और -R होंगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लोग फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये हम ड्राइव करने वाले हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। 3 फार्मूले ड्राइव करेंगे और तीनों फार्मूले एक ही पैटर्न के हैं, इसलिए अगर एक फार्मूला क्लियर हो गया तो बाकी दोनों फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ढंग से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम
स्नेल्स लॉ क्या होता है कि n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। यहाँ पर जो मैंने n2 पर n1 माना है, इसको मैं मान लेता हूँ लेट n। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ये n है, तो मैंने इसको यहाँ पर n लिखा रहने दिया। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, इसलिए एंगल I और एंगल R जो होंगे ये बहुत ही स्मॉल एंगल होंगे। तो बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए अगर आप लेंगे तो जो साइन I होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू I होता है, और जो साइन R होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R होता है। तो आप लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल्स साइन I is approximately equals to I and sin R is approximately equals to R। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कि n इज इक्वल टू आई अपॉन आर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू n इंटू आर। ये एक इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी। अब आप देखें कि I की वैल्यू और R की वैल्यू ये आपको निकालनी है। आप I और R की वैल्यू निकालने के लिए आप ये ट्रायंगल लेंगे जिसमें I आ रहा हो और एक बार R आ रहा हो। पहले OAC आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OAC। ज़रा आप देखिए कैसे बनाया है OAC, यह है OAC। इस तरह की कुछ डायग्राम बना हुआ है OAC का, आप ध्यान देंगे तो ये बना हुआ है, यह है O, यह है A, यह है C। ठीक है, आप देख रहे हैं कि OAC में ये है अल्फ़ा, ये है गामा और ये कितना है, ये है I। तो आप देखेंगे गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से I कितना हो गया, I इज इक्वल टू हो गया गामा माइनस अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। फिर आप देखिए, अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल IAC, क्योंकि इसमें R आ रहा है। आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल IAC, तो इसकी आप फिगर बनाएंगे IAC की, तो कुछ ऐसी बनेगी। ये होगा I, ये होगा A और ये होगा C, ये होगा C। एंगल आप देखेंगे तो ये एंगल है गामा, ये है बीटा और ये है R। तो आप देख रहे हैं कि गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R, ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ से R निकाल लेंगे आप लोग, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों को मिल जाती हैं, किस किस की, I की और R की। ये वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ से मिल जाती हैं। जब ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो इनको पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 1। आप लिखेंगे कि पुटिंग these values in equation 1 we get, तो लिखा था I is equal to NR, I is equal to N into R। I की जगह आया है गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू N, R की जगह आया है गामा माइनस बीटा, यह है गामा माइनस बीटा। ओपन करेंगे गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन गामा माइनस बीटा। अल्फ़ा बीटा एक तरफ कर लीजिए, तो अल्फ़ा बीटा एक तरफ कर लीजिए, इसको ले आइए इधर, तो जाएगा एन बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन गामा माइनस
गामा, तो हो जाएगा एन बीटा माइनस एल्फ़ा इजिकल टू गामा कॉमन लेंगे तो एन माइनस 1 इंटू गामा। ये इक्वेशन नंबर 4 ए आ जाती है आपके पास। अब आप लोगों को पास क्या करना है कि जो एंगल बचे अल्फ़ा बीटा और गामा, आप जानते हैं जब एंगल स्मॉल होता है तो या तो अपने साइन के इक्वल होता है या टेंजेंट के इक्वल होता है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर टेंजेंट निकालना आसान है, क्योंकि वैसे भी जब अपर्चर स्मॉल है तो ये ए पॉइंट और पी पॉइंट बहुत नज़दीक हैं, तो उस केस में साइन थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही हुआ करते हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रायंगल ओ ए एम, आई ए एम और सी ए एम से हम लोग इनके जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो अपने टेंजेंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे, और टेन अल्फ़ा टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग ये मान लेंगे यहाँ पर कि जो ये ए एम है, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो ये ए एम निकल के आता है, तो इस ए एम की वैल्यू ऊपर है इसलिए पॉजिटिव होगी, और आप मान लेते हैं ये प्लस एच होगी, इसको हम प्लस एच मान लेते हैं। आप लिखेंगे लेट ए एम इज इक्वल टू प्लस एच साइन कन्वेंशन से। तो अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, जब अपर्चर बहुत ही स्मॉल है तो फॉर स्मॉल एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा, फॉर स्मॉल angles alpha beta gamma we have in triangle triangle OAM in triangle IAM and in triangle CAM। इसमें देखेंगे तो अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट बीटा, गामा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट गामा। अब आप देखिए कि टेंजेंट अल्फ़ा होगा ये कितना होगा ए एम अपॉन ओ एम, ये होगा ए एम अपॉन ओ एम। जो टेंजेंट बीटा होगा ये होगा ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई एम। इस सी ए एम में देखेंगे तो टेंजेंट गामा होगा ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी एम। फिर मैंने आपसे कहा कि अपर्चर बहुत ही स्मॉल है। जब अपर्चर बहुत स्मॉल है तो जहाँ पर ए एम लिखा हुआ था तीनों में, वहाँ पर आप ए एम ही रहने दीजिए, यहाँ पर आप ए एम ही रहने दीजिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्टेंसेस हैं, जो ओ एम है वो अप्रॉक्सीमेटली ओ पी के इक्वल। अपर्चर स्मॉल है ना, तो ये एम और पी पॉइंट बहुत नज़दीक है, तो जो डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं एम से वो पी से मेज़र डिस्टेंसेस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इसलिए जहाँ लिखा है ओ एम वो ओ पी लिख देंगे, जहाँ लिखा है आई एम वहाँ आई पी लिख देंगे, जहाँ लिखा है सी एम वो सी पी लिख देंगे। तो जहाँ लिखा है ओ एम वहाँ हम ओ पी लिख देंगे, जहाँ लिखा है आई एम वहाँ हम आई पी लिख देंगे, जहाँ लिखा है सी एम वहाँ सी पी लिख देंगे। यानी कि जहाँ पर एम लिखा था वहाँ पर पी लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आप देखिए ए एम कितना है प्लस एच, पहले आप ए एम की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए एम हर जगह ये है प्लस एच, ए एम है प्लस एच, ए एम है प्लस एच अपॉन, फिर आप आइए ओ पी कितना है, ओ पी माइनस यू, आई पी कितना है माइनस वी, सी पी कितना है माइनस आर। तो माइनस यू माइनस वी एंड माइनस आर, ये माइनस यू ये माइनस वी और ये माइनस आर। तो जो वैल्यू निकल के आती है इनकी, ये आती है माइनस एच अपॉन यू, ये आती है माइनस एच अपॉन वी, ये आती है माइनस एच अपॉन आर। तो ये वैल्यूज़ निकल के आपके पास आती हैं। इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए आपको इसको, और 5 से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 4 में, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 4। इन इक्वेशन 4 वी गेट, जब 4 में आप पुट कर देंगे तो जहाँ लिखा है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला है एन बीटा
माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा, ये है। एन की जगह आप एन रहने दीजिए, जहाँ पर लिखा है बीटा वह है माइनस एच अपॉन वी, फिर लिखा है माइनस एल्फ़ा, उसकी जगह लिखेंगे आप माइनस एच अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन, जहाँ लिखा है गामा यह है माइनस एच अपॉन आर, ये हो जाएगा। माइनस एच कॉमन लेके हटा दीजिए, जब आप माइनस एच कॉमन लेके हटा देंगे तो आप लोगों को मिलेगा क्या फॉर्मूला मिलेगा, एन अपॉन वी फिर माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू ये होगा एन माइनस वन अपॉन आर, एन माइनस वन अपॉन आर, यही रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, ध्यान समझ लीजिए, यही रिफ्रैक्शन फार्मूला है। दिस इज द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अगर आप पुट कर देंगे, आप देखिए n कितना है, n है n2 अपॉन n1, ये पुट कर दीजिए, पुटिंग तो दूसरी फॉर्म मिल जाएगी, पुटिंग n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इन इक्वेशन A, वी गेट, तो यहाँ पुट करेंगे तो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। जब आप इसको n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये भी रिफ्रैक्शन फार्मूला है, ये दूसरी फॉर्म है रिफ्रैक्शन फार्मूले की। दिस इज आल्सो द अदर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन फार्मूला for concave spherical surface, concave spherical surface। इस तरह से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि इस रिफ्रैक्शन फार्मूलों को जो ड्राइव करना बहुत ही आसान है। अगर आप ये स्टेप्स याद कर लेंगे तो तीनों फार्मूले ऐसे ही ड्राइव होंगे। मैंने आपको एक फार्मूला ड्राइव कराया है, बाकी दो भी करा रहा हूँ, इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर से यहाँ पर आ गए हैं और मैंने यहाँ पर कुछ मिटा दिया है, जो चीज़ें चेंज हुई थी वो मैंने मिटा दी हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम लोग ड्राइव करने वाले हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हम ड्राइव करने वाले हैं और इसमें भी केस फर्स्ट है। दो केस मैंने बताए थे, एक वर्चुअल इमेज के लिए, दूसरा रियल इमेज के लिए। तो केस फर्स्ट फॉर वर्चुअल इमेज, केस फर्स्ट फॉर वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तब क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे। ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आप देख रहे हैं कि S
P S डैश ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि जो इसका कॉन्वेक्स सरफेस है ये रेयर मीडियम तरफ है, एयर की तरफ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और जो दूसरा साइड है ये डेंसर मीडियम है ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N2। जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ग्लास का N2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको हम लोग n मान लेते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, तो ये हो जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप देखिए ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है O, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर, इससे इमेज फॉर्मेशन करना है। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आप जानते हैं कि एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक पॉइंट O से चलेगी एक रे टुवर्ड्स P, नॉर्मल इंसिडेंस, इसलिए बिना डिफ्लेक्शन के ये चली जाएगी। दूसरी रे जाएगी इस तरह से A पॉइंट पर, ये पॉइंट है A, ये जाएगी, ठीक है ना, ये पॉइंट है A। अब ये कहाँ जाएगी, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से A पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो जो CAN होगा, जो CAN आया है ये नॉर्मल होगा, बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसे चल रहा है, आप देखिए। और जब जो ये लाइट रे है, जब ये जाएगी एयर से ग्लास में, तो टुवर्ड नॉर्मल, ये आप सोचेंगे ऐसे क्यों नहीं, तो भाई अगर ऐसे हुई तो फिर रिफ्रैक्शन का तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब ये चली जाएगी। अगर ये पॉइंट A है तो ये B की तरफ चली जाएगी, ऐसा ये चली जाएगी। ये पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये A पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। अब ये दोनों रेज कहीं आप आगे बढ़ाओगे तो मिलेंगी तो है नहीं, लेकिन बैकवर्ड प्रोड्यूस करें अगर B को, अगर B को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं ये, तो ये रे है ये I से आती ही अपीयर होगी, समझ पा रहे होंगे। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर जो B रे है ये I से आती हुई अपीयर होगी। तो आप देखिए जो भी यहाँ से देखेगा तो ये दोनों रेज इसको पॉइंट I से आती हुई अपीयर होंगी, इसलिए जो पॉइंट I है ये O का एक वर्चुअल इमेज है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये पॉइंट आता है M जो P के बहुत ही करीब है। आप देखिए साइन कन्वेंशन से हम लोग डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करते हैं, AM ऊपर की तरफ है, प्लस H इसको मान रखा है, तो ये प्लस H हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए कि पोल से डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, साइन कन्वेंशन लेके करेंगे, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, इधर है ऑब्जेक्ट तो ये कैसा होगा, इस साइड है तो माइनस का U। इमेज ये है, इमेज तक की डिस्टेंस होती है V, इधर है इसलिए माइनस का V, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये होगा प्लस का R, ये होगा प्लस का R। मैंने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये क्या होता है, R। ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर से A को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एंगल बनाती हैं, ये अल्फ़ा, ऑब्जेक्ट बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा, ये एंगल बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही फिगर बन गया उन्हीं लॉस के अकॉर्डिंग, जिन लॉस के अकॉर्डिंग मैंने पिछला वाला फिगर बनाया था कॉनकेव स्फीयर के सरफेस वाला, ये बन गया है। अब आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बस बिल्कुल वैसे स्टार्ट होगा, समझते आइए। आप लेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ से n/I/r फॉर स्मॉल एंगल्स sin I is approximately equals to I एंड sin R approximately equals to R, ये हो जाएगा। तो n = हो जाएगा I/R, इसकी जगह I, इसकी जगह R, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, I = n × R। अब हम लोगों को जो वैल्यूज़ निकालनी है वो निकालनी है I और R की, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे।
एक बार ट्रायंगल लेंगे ओ ए सी, एक बार आई ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी और इन ट्रायंगल आई ए सी, ये ट्रायंगल मिलेंगे। आप ट्रायंगल चाहे बना लीजिए ओ ए सी, ये है ओ ए सी। यह है ओ, यह है ए, यह है सी। आई ए सी बना लीजिए, आई ए सी, यह आई, यह ए, यह सी। एंगल देखिए ओ ए सी में, यह है आई, ठीक है, यह है अल्फा, यह है गामा। कितना हो गया? आई इजिकल टू अल्फा प्लस गामा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देखिए आई ए सी में ये हो गया आर बीटा गामा, यह आर, यह है बीटा, यह है गामा। तो आर इजिकल टू कितना हो गया? बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये क्वेश्चन 3 हो गई। ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, जब पुट करेंगे तो आई इजिकल टू एन इंटू आर, आई की जगह अल्फा प्लस गामा इजिकल टू एन, आर की जगह बीटा प्लस गामा। ओपन करेंगे अल्फा प्लस गामा इजिकल टू एन बीटा प्लस एन गामा। ये हो जाएगा, अल्फा बीटा की तरफ ले आइए तो माइनस एन बीटा प्लस अल्फा, इसको यहाँ ले आएंगे तो एन माइनस 1 इंटू गामा। ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब फिर से आप लोग मान चुके हैं कि ए एम प्लस एस था, तो स्मॉल एंगल के लिए जो कि अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आप लोग अल्फ़ा बीटा और गामा यानी ट्रायंगल आई ए एम से टेंजेंट बीटा, ओ ए एम से टेंजेंट अल्फ़ा और सी ए एम से टेंजेंट गामा निकालेंगे। अपर्चर स्मॉल है इसलिए एम और पी बहुत ही नज़दीक वाले पॉइंट होंगे। जो डिस्टेंसेस का मेजरमेंट एम से कर रहे हैं वो पी से मेजर डिस्टेंसेस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, इसलिए अल्फ़ा इजिकल टू टेंजेंट अल्फ़ा इस ट्रायंगल से कितना होगा? ए एम अपॉन ओ एम। टेंजेंट बीटा इस ट्रायंगल से आई ए एम से ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई एम। और इस ट्रायंगल से सी ए एम से टेंजेंट गामा ए एम अपॉन सी एम। ये फिर जो डिस्टेंसेस हम लोगों ने एम से मेजर किए हैं, यानी ए एम तो सेम ही रहेगा, ए एम की जगह ए एम रहेगा, लेकिन ओ एम की जगह ओ पी, आई एम की जगह आई पी, सी एम की जगह सी पी। अब जो साइन के साथ वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। आप देखिए जो ए एम है ये तो प्लस एच है ही। अब ओ पी माइनस यू, आई पी माइनस वी और सी बी प्लस आर, तो माइनस यू माइनस वी एंड प्लस आर, तो हो जाएगा माइनस एच अपॉन यू माइनस एच अपॉन वी और प्लस एच अपॉन आर। ये हो जाएगा। जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें तो क्या मिलेगा? देखिए माइनस एन बीटा प्लस अल्फ़ा इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू गामा। तो माइनस एन जहाँ लिखा है बीटा ये है माइनस एच अपॉन वी, प्लस जहाँ लिखा है अल्फ़ा वो है माइनस एच अपॉन यू इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू गामा। गामा कितना है? एच अपॉन आर। माइनस साइन हटा दीजिए, अंदर ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना? एन अपॉन वी माइनस एन एच अपॉन वी माइनस एच अपॉन यू इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू एच अपॉन आर। एच कॉमन लेके हटा दीजिए तो मिल जाएगा एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। ये क्वेश्चन नंबर ए आ जाएगी। तो दिस इज़ द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर किसके लिए? कौन सरफेस के लिए? तो आप लिखेंगे कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसके लिए निकल के आ गया। जहाँ पर लिखा है एन वहाँ पुट कर देंगे n2 अपॉन n1 इसी क्वेश्चन ए में, तो यहाँ लिखेंगे n2 अपॉन n1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल टू इसलिए n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन आर, n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो दिस इज आल्सो द अदर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो चाहे कॉन्केव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, फॉर्मूला सेम ही आता है। तो ये जो मैंने अभी ड्राइव किया, ये ड्राइव किया किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है ना, ये वो वर्चुअल इमेज के लिए। अब हम लोग ड्राइव करेंगे रियल इमेज के लिए। देखिए कैसे ड्राइव करते हैं। अब देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं केस सेकंड में। यहाँ थी फॉर वर्चुअल इमेज, हम लोग बात करते हैं केस सेकंड फॉर रियल इमेज। फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज बननी होगी तो बिल्कुल वैसे देखिए कि ये ऑब्जेक्ट वो रखी हुई है, यहाँ से जो रे चलेगी वो इस तरह से नहीं जाएगी, बल्कि ये इतना डेंस होगा यहाँ पर ये मीडियम कि ये आर बहुत ही कम बनेगा। ये रे ऐसे ना जाके यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड तो होगी, यानी एक रे जाएगी ओ से, जैसे गई थी बिल्कुल वैसे ही जाएगी, लेकिन दूसरी रे वैसे नहीं जाएगी। क्या होगा देखिए, समझिए कि ओ से एक रे जाएगी अनडेविएटेड ऐसे, और दूसरी रे जो चलेगी यहाँ से ओ से ए पर जाएगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये रे और ये सेकंड रे तो यहाँ से निकली, ये वाली जो चली थी, और ये वाली मिलके यहाँ पर इमेज आई फॉर्म कर देंगे। और आप देखिए एक्चुअल में जो रेज हैं वो मिल रही हैं आकर, इसलिए ये इसकी रियल इमेज है। जब इसकी रियल इमेज है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि P से O तक की डिस्टेंस माइनस यू, P से C तक की डिस्टेंस प्लस R, और अब इमेज फॉर्मेशन ये हो गया है। इसलिए P से पोल से और इमेज तक की डिस्टेंस है ये यहाँ हो जाएगी प्लस का V, इस साइड बन गई इमेज अब, इसलिए ये प्लस का V। इतना चेंज होगा, सिर्फ इसका रे डायग्राम में इतना ही चेंज होगा कि इसकी रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। बाकी सब कुछ देखिए बिल्कुल वैसे ही रहना है। फिर से वैसे चलते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, एन साइन आई अपॉन साइन आर फॉर स्मॉल एंगल्स, साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई एंड साइन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आर। तो जहाँ पर साइन आई लिखा था वहाँ पर आई, जहाँ लिखा था साइन आर वहाँ आर पुट कर देंगे। एन इज इक्वल टू आई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई इज इक्वल टू एन आर। यहाँ पर ट्राइंगल जो बन रहा था ओ ए सी वही बन रहा है, ये आई इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस गामा ये बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अलग बनेगा। आप देखिए कि आई को ज्वाइन करते हैं जब ए से, तो जो एंगल बनता है ये होता है कितना, बीटा। अब जो ट्राइंगल बनेगा आई ए सी वो कौन सा बनेगा भाई, आप देखिए आई ए सी ये बनेगा आई ए सी, इस टाइप का बनेगा अब आई ए सी, ये बनेगा। आप देखिए कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ये तो आई, और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तो ये आर। तो आई ए सी में ये एंगल आर, ये गामा, ये बीटा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं ये एंगल आर, ये एंगल बीटा, और ये एंगल गामा, ये तो नज़र आ रहा है। तो आप देखें गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो जो आर मिलेगा ये कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यूज पुट कर देंगे। आई इज इक्वल टू एन इंटू आर में जहाँ आई लिखा है वहाँ एल्फ़ा प्लस गामा लिख दिया, जहाँ लिखा है आर वहाँ गामा माइनस बीटा, यहाँ होगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। तो यहाँ बचेगा एन गामा माइनस एन बीटा, ये हो जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा इस तरफ लेके आएंगे तो जाएगा एन बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको धलाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू गामा, और ए एम तो प्लस एच आप मान ही चुके थे। अब फिर से अल्फ़ा बीटा गामा स्मॉल एंगल होंगे, इन्हीं ट्रायंगल्स में टेंजेंट अल्फ़ा ले लेंगे, इससे टेंजेंट बीटा ले लेंगे, इससे टेंजेंट गामा ले लेंगे। साइन कन्वेंशन में सिर्फ बाद में प्रॉब्लम आएगी
तो आप देखिए टेंजेंट अल्फ़ा AM अपॉन OM, और ये हो गया प्लस H और ये हो गया माइनस U, पहला सही है। टेंजेंट बीटा अलग हो जाएगा, प्लस H अपॉन प्लस V हो जाएगा। जहाँ पर ये माइनस V लिखा था यहाँ प्लस V हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। और गामा तो उतना ही रहेगा, कोई चेंज हुआ नहीं है, तो H अपॉन प्लस R वही रहेगा। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था n बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू गामा, तो n की जगह n और बीटा हो जाएगा प्लस H अपॉन V, अल्फ़ा की जगह माइनस H अपॉन यू इज n माइनस 1 इंटू गामा की जगह H अपॉन R। तो आप देखेंगे कि ये n H अपॉन V माइनस H अपॉन U इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू H अपॉन R। H को मैंने हटा दीजिए, तो फॉर्मूला आएगा n अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R। तो ये रिफ्लेक्शन फार्मूला आएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। जहाँ n लिखा है वहाँ पर n1 n2 पर n1 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U n2 अपॉन n1 माइनस R। n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आएगा n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन R। और ये दूसरी फॉर्म आएगी रिफ्रैक्शन फार्मूला की, जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में निकल के आएगी। तो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनकेव सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस चाहे कोई भी हो, तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया स्फेरिकल सरफेस के लिए। रिफ्रैक्शन फार्मूला है n अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R। या इसकी दूसरी फॉर्म है n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों फार्मूला में बता दिए हैं आप लोगों को, इन तीनों की प्रैक्टिस करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।